बोर्ड्स के एग्जाम सर पे हैं और मुझे पता है पिछले कई दिनों से दिन रात मेहनत करते हुए आपने अपने फिजिक्स के एक एक चैप्टर को बड़ी बारीकी से पढ़ा होगा। डेरिवेशंस पे फोकस किया होगा। फॉर्मूले, शॉर्ट नोट्स सबको अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए होंगे। लेकिन ये सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है जब आप बोर्ड्स में सिली मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये वही मिस्टेक्स हैं जिससे आप अपने 15 से 20 नंबर लूज कर सकते हैं। जहां आपके मार्क्स 60-65 आ सकते हैं आउट ऑफ 70, वहीं हो सकता है कि गलतियां करने के बाद आप केवल 50 या 55 मार्क्स के आंकड़े पे अटक जाएं। तो बच्चों, ये हर साल हजारों बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे साथ ये ना हो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। तो जितने भी बच्चों का इस साल बोर्ड का एग्जाम है, वो इन गलतियों को जरूर देखिएगा कि कहीं आपसे गलतियां घटित ना हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गलतियों के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपके लिए गलतियों को दो भाग में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले जिनको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, वैसे तो मिस्टेक्स आर नेवर सिली, वी आर ऑलवेज सिली, बट ठीक है, मिस्टेक्स को एक सिली कैटेगरी में डाल रखा है जिनको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन बेस्ड मिस्टेक्स। अब सिली मिस्टेक्स खासकर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में होती है, क्योंकि आप वहां रीडिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। जो क्वेश्चन दिया जाता है और जो आंसर आप देते हैं, वहां एक एक नंबर आप लूज करना फालतू में स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग को इस साल ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो कहने को एक एक मार्क्स के, लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां करके हम 5 से 6 नंबर वहां पर लूज कर देते हैं फालतू में, जबकि हमारे आंसर सबके सही आ रहे होते हैं। सो क्वेश्चन टफ नहीं होते, पर क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। कहीं ना कहीं ऑप्शंस आप गलत चुन लेते हैं, और ये नीट के बच्चों के साथ भी होता है, जेई के बच्चों के साथ भी होता है। तो हमको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना चाहिए। तो सबसे पहले सिली मिस्टेक टाइप 1। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सवाल है यहाँ पर जिसमें आपको प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के रेडियस का रेशियो बताना है मैग्नेटिज्म के अंदर। अब आप लोग को भी रेशियो निकालना आता है, फॉर्मूला आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, सॉल्व आप कर सकते हैं जैसे कि इस बच्चे ने सॉल्व किया है। तो सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आपको अभी नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप इसके आंसर को देखें तो आखिरी में आंसर आया है 8/9, और यहाँ पर एक ऑप्शन भी 8/9 है। पर अगर आप ढंग से देखें तो इस बच्चे ने जो रेशियो निकाला है वो बेसिकली आर अल्फा बाय आर प्रोटॉन निकाला हुआ है। और यहाँ पे जो रेशो पूछा गया वो आर प्रोटॉन बाय आर अल्फा। और आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि ये रेशो वाली गलती हमसे बहुत होती है। तो अगर आपका रेशो कभी 1:2 आता है, तो आप जरूर देखिए कि कहीं ऑप्शन 2:1 तो नहीं है एक, और जरूर चेक करिए कि ऊपर क्या रखना है और नीचे क्या रखना है। तो पहला चीज, आपको रेशो वाले क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा, काफी बार क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आपको फ्लक्स का फॉर्मूला भी पता है, बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको बी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, थीटा भी दिख रहा है, तो यहाँ बिल्कुल मन कर रहा होगा कि फॉर्मूला लगा दें, और आप फॉर्मूला लगा भी सकते हैं। तो आपको अभी तक इसके सॉल्यूशन में कोई गलती नजर नहीं आ रही होगी, सब कुछ सही नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर आप ढंग से देखें तो ये जो एंगल दिया गया है, ये एंगल किसके साथ दिया गया है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। कभी कभी वो एंगल जो देते हैं वो फील्ड के साथ ना देते हुए एरिया के साथ एंगल दे देते हैं। तो इसका मतलब प्लेन के साथ अगर एंगल दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाती है, वहां पर आपको 30 डिग्री यूज करना चाहिए होता है। तो एक बार जरूर चेक करें कि जो 60 डिग्री उन्होंने आपको दिया है, वो जो एंगल आप पढ़ के गए, जिस फॉर्मूले में आप पढ़ के गए, जिधर वो एंगल होना चाहिए, क्या वो वहीं का एंगल है या कोई और एंगल है। इससे भी आप अपने 1 से 2 नंबर बचा सकते हैं, खासकर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे। और कभी कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में एक छोटे से एंगल की गलती से पूरा क्वेश्चन, पूरा न्यूमेरिकल आपका बर्बाद हो सकता है। तो कोशिश करें ये सेकंड टाइप की मिस्टेक भी आपसे ना हो। थर्ड टाइप की मिस्टेक इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन मिस्टेक, जो खासकर बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में करते हैं, जिसमें उनको एक क्वेश्चन का आंसर चुनना होता है ऑप्शंस में से। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का अगर बच्चा पढ़ता है तो उसको पता है फ्लैट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधी होती हैं, तो इक्विपोटेंशियल फ्लैट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होती है। वो दो ऑप्शन पढ़ के सोचता है कि सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर, और वो ऑल ऑफ दिस मार्क भी कर देता है। लेकिन आपने क्या क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ा? क्वेश्चन में लिखा हुआ था विच इज नॉट ट्रू। और ये हमारे नीट वाले बच्चों के साथ भी बहुत बार घटना घटित होती है कि भैया जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
तब तो वो ट्रू वाली चीज़ ढूंढ लेते हैं, जब नॉट ट्रू होता है तो भी वो ट्रू वाली चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो ये गलती ना करें, क्वेश्चन को एक बार ज़रूर रीड करें। ये एक सिली मिस्टेक है, लेकिन मैं वापस से कहता हूँ, एक नंबर आप फालतू गवा के आएंगे, घर आके पछताएंगे कि यार ये फालतू की मिस्टेक मुझसे क्यों हुई। तो जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिनमें ट्रू या फॉल्स पूछा गया है, या जितने भी थीटा वाले क्वेश्चन है जिनमें एंगल आपको पुट करना है, या जितने भी रेशो वाले क्वेश्चन है, इन पे ज़रा नज़र गड़ा के रखिएगा। इनमें आप अपने आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करिएगा। चौथे टाइप की मिस्टेक एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। जो ग्राफ्स हम आपको पढ़ाते हैं, या जो ग्राफ्स आप कोचिंग में पढ़ते हैं, या जो भी आप कंटेंट में पढ़ते हैं, वो ग्राफ्स और कभी कभी जो ग्राफ वो वहाँ पे पूछते हैं उसमें अंतर आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे IV ग्राफ दिया हुआ है, और हम लोग यूजुअली सिलेबस में क्या पढ़ते हैं, VI ग्राफ पढ़ते हैं। तो इसमें अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछा और एक बच्चे ने रेजिस्टेंस निकालने के लिए बढ़िया सी स्लोप निकाल दी और स्लोप से आंसर निकाल दिया, तो आप लोगों को भी पता होगा कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको पता है VI ग्राफ का जो tan थीटा होता है वो स्लोप बताता है, लेकिन IV ग्राफ का थोड़ा ना tan थीटा स्लोप बताता है। तो इसका मतलब हमको इस बात का भी एक छोटा सा ध्यान रखना है कि जितने भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है उनमें हमें y में क्या दिया और x में क्या दिया, ये जरूर एक बार क्रॉस चेक करना है। चाहे हमें क्वेश्चन कितना भी अच्छे तरीके से आता क्यों ना हो, हम जरूर वहां पे चेक करेंगे कि y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है, और जो हम पढ़ के गए हैं क्या वही वो एक्सिस है या वो एक्सिस वहां पे स्विच हो चुकी है। तो ये 4 टाइप की सिली मिस्टेक्स होती हैं। ये आपके खासकर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, या एक नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आप गलती कर सकते हैं। तो ये गलतियों को बचाइए। बट बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा मेजर मिस्टेक सिली मिस्टेक्स नहीं होती हैं। बोर्ड में सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं प्रेजेंटेशन बेस्ड मिस्टेक। अब प्रेजेंटेशन बेस्ड मिस्टेक क्या होती हैं और उनको कैसे हम सही कर सकते हैं, और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए इस साल के पेपर में। तो सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो होती है हमारी ओवर राइटिंग। आप देख सकते हैं जैसे किसी बच्चे ने अगर लिखा है, तो ये मैंने कुछ बच्चों के पेपर्स लिए हैं और उनमें से मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस बच्चे ने एक सॉल्यूशन दिया है। अब इस सॉल्यूशन को देख के ही मन नहीं कर रहा पढ़ने का, और आप ध्यान रखेंगे कि आपकी बोर्ड्स की कॉपी कोई ना कोई टीचर पढ़ने वाला है। तो अगर आप इस सॉल्यूशन को इस तरीके से लिखते हैं जिसमें बहुत ओवर राइटिंग होती है, बहुत खटेक्स करते हैं, बहुत चीज़ें काटाकूटी करते हैं, और आप बहुत मतलब इम्प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंटेशन में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि अगर ये 2 नंबर पूरे भी मिलने चाहिए थे ना, वहाँ भी आप आधा नंबर या 1 नंबर गवा देंगे। जबकि आपका पूरा लिखने का तरीका सही हो सकता है, आपके पॉइंट सारे वैलिड हो सकते हैं, लेकिन इतनी ओवर राइटिंग की वजह से आप फालतू में आधा नंबर या 1 नंबर गवा सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन 3 नंबर का तो हो सकता है उसमें आपको 2 ही मिले, हो सकता है कोई क्वेश्चन 2 नंबर का तो उसमें आपको 1.5 ही नंबर मिले। तो कोशिश करिए कि हम ओवर राइटिंग ना करें। इससे आपकी स्पीड भी हैम्पर होती है, इससे आप बार बार चीज़ों को दोबारा लिखते हैं तो आपकी चीज़ें भी रिपीट होती हैं, टाइम वेस्ट होता है, तो हमारा टाइम भी यहाँ पे मिसमैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। सो डोंट डू ओवर राइटिंग। जो भी चीज़ लिखें उसको पहले मन में एक बार सोच लें कि आप क्या लिखने वाले हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन। जो भी आप लिखने वाले हैं उसको पहले मन में एक बार रिवाइज कर लें और फिर उसको प्रॉपर तरीके से लिखें। ऐसा नहीं कि लिखते लिखते सोच रहे हैं कि अब अगली लाइन क्या होगी, अगला वर्ड क्या होगा। आप पहले उसको एक बार मन में फ्रेम कर लें कि मैं ये 3 लाइनें लिखना चाहता हूँ, और फिर उन 3 लाइनों को लिख दें। आप डायग्राम की जगह पहले से सोच लें कि यहाँ पर मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ, और फिर उसको फ्रेम कर लें। दूसरे नंबर की जो दिक्कत है वो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि भाई वो पेपर देखते हैं, ठीक है, नीट के पेपर में और जेई के पेपर में तो हम जो क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से जाएं, जिस ऑर्डर में चाहें उस तरीके से हम डील कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में कर तो सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चा अगर चाहे तो एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो कर सकता है। अगर आपने मान लीजिए पीछे से पेपर स्टार्ट किया, आपको लगता है बड़े वाले क्वेश्चंस मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, आप पहले बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आपको लगता है आगे से आप स्टार्ट कर सकते हैं पेपर, तो आप आगे से स्टार्ट करिए। एकदम रैंडम क्वेश्चन स्टार्ट न करिए, मतलब बोलते हैं सांप सीढ़ी मत खेलिए कि एकदम से 99 पे पहुंच गए तो एकदम से 1 नंबर पे आ गए। ऐसे में गलती करने की संभावना आपसे भी हो सकती है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में रीडिंग में प्रॉब्लम भी हो सकती है, कहीं ना कहीं हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपसे स्किप भी हो जाए, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन के नंबर आपने गलत लिख दिया। आपने 2 नंबर का क्वेश्चन किया लेकिन आगे 3 नंबर लिख दिया, क्योंकि सॉल्यूशन से कोई गैस नहीं करेगा कि क्वेश्चन क्या है। इसलिए आपको सही तरीके से नंबरिंग का इस्तेमाल करना है, और मैं हमेशा बोलता हूं एक प्रॉपर ऑर्डर में पेपर करना है। आपको लगता है सर बीच के कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे नहीं आते, तो वो आप बीच में स्किप कर सकते हैं। 5 के बाद 7 आ सकता है, 7 के बाद 8 आ सकता है, 8 के बाद 10 आ सकता है, तो बीच में आप कुछ नंबर स्किप कर सकते हैं। वो आप एंड में 5 से 6 क्वेश्चन जो भी आपको बीच में नहीं आए वो आप एंड में कर दीजिए, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में करिए। तो पहले पूरा पेपर एक ऑर्डर में अटेम्प्ट करिए, उसके सारे क्वेश्चन मान लीजिए 20 क्वेश्चन है या 18 क्वेश्चन है, तो आपने 18 में से 12 क्वेश्चन एक ऑर्डर में कर दिए। एंड के 6 आप रैंडमाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले
क्वेश्चन से ही, दूसरे क्वेश्चन से आपने रैंडमाइज करना स्टार्ट कर दिया अपने हिसाब से, जो क्वेश्चन आपको उस टाइम पसंद आया आपने वो सॉल्व करा, तो इससे ना टीचर जो चेक करता है ना वो भी परेशान होता है। इसलिए कोशिश करें कि वो टीचर जो चेक कर रहा है उसको आसानी रहे और आप एक प्रॉपर फ्लो में और ऑर्डर में पेपर करें। तीसरे नंबर पे मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ, इसको देखिएगा। जैसे कि आपने पेपर में क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर आएगा, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, आप पढ़ के गए हैं, आपका ऑफ कोर्स सी बात है आंसर आएगा। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया, ये एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और आपने इस तरीके से बगल में कैलकुलेशन वगैरह सब कर करा के आपने उसको सॉल्व किया। अब ढूंढने पे नहीं मिल रहा है कि आंसर कहाँ है ना? तो आप देख सकते हैं, एक बच्चे ने मेरे को ये पेपर जब लिख के दिया तो मैंने देखा कि यार ढूंढने पे नहीं मिल रहा कि इसका आंसर कहाँ है। और जब ढंग से देखो तो कहीं शायद यहाँ लग रहा है कि ये आंसर है, कहीं ना कहीं आंसर यहाँ आ सकता था, मुझे लग रहा था, बट मुझे यहाँ पे आंसर नहीं मिला। बट यहाँ पर भी एक आंसर लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। इसमें रफ वर्क भी बहुत ही अनसिस्टमैटिक वे में किया गया है। ये हमको 10th में भी सिखाया जाता है, भाई रफ वर्क को एक कोने पे किया जाए, एक रफ का कॉलम बना के किया जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हाईलाइट योर आंसर। और मैं आपको एक टॉपर्स की कॉपी दिखाता हूँ, इस टॉपर्स ने कैसे एग्जैक्टली हाईलाइट करते हैं। तो ये हमारे टॉपर की कॉपी है और टॉपर्स के नोट्स आपको कॉपीज मिल जाती हैं। अगर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको टॉपर्स की कॉपी मिल जाएगी, आप वो डाउनलोड करके देख भी सकते हैं वो लोग कैसे लिखते हैं। जिनके 70 में से 70 नंबर आते हैं उनका पेपर कैसा दिखता है। तो आप ढंग से देखो, ऐसा नहीं कह रहा कि हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, बस एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, एक प्रॉपर तरीके से एक फ्लो में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर प्रॉपर हाईलाइट किया गया। हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि 4 रंग से बना रहे, 2 अंडरलाइन भी कर लेंगे तो भी हाईलाइट हो रहा है, यहाँ भी 2 अंडरलाइन कर लिया तो भी हाईलाइट हो रहा है। तो कम से कम पता चल रहा है कि फाइनल आंसर्स क्या है। चौथी चीज, आप जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप उतने मार्क्स का ही आंसर लिखें। मैं बहुत बार देखता हूं कि बच्चे ओवर एक्सप्लेनेशन मोड पे चले जाते हैं, कुछ आता है तो इतना आता है कि वो आते ही चला जाता है। ऐसी गलती ना करें। अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दिया जाए तो उसका आंसर भी 1 नंबर जितना ही दिखना चाहिए। 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर जैसा दिखना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताओ कि वो किस नेचर के बारे में बताती है। अब एक बच्चे ने पूरी कहानी लिखी है, एज वी नो लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड ऑल्सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फिनोमेना विच एक्सप्लेन द। इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है कि भाई क्वांटम नेचर को कौन बताता है, पार्टिकल नेचर को कौन बताता है, और आपको आंसर देना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका आंसर है। तो द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोन बाय द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट्स इट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 लाइन में इसका आंसर है। बी टू द पॉइंट, टू द पॉइंट आंसर करिए और आगे बढ़िए। आपको जबरदस्ती उसको ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता भी है तो आप उसको जबरदस्ती ओवर एक्सप्लेन नहीं करिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बार बच्चे एक्सप्लेनेशन करते समय डायग्राम्स भी दिखा देते हैं, इधर की तरफ थ्योरी भी लिख देते हैं, उसके अगल बगल की थ्योरी भी लिख देते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था। वो सब जानने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन है उसका टू द पॉइंट आंसर करिएगा। वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं कि आप 2 नंबर पर आधा पेज भर के आए। 2 नंबर में अगर आपके दिमाग में 2 पॉइंट्स हैं तो उन 2 पॉइंट्स को अच्छे से फ्रेम कर दीजिए और वहीं अपने आंसर को क्लोजर कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए। लास्ट चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साल भर के दौरान आप पेपर बहुत कम देते हैं, बोर्ड्स लेवल पे पेपर आप नहीं देते हैं। 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं पता होता है। आज नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो पता रहता है, जेई की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत साल पेपर को बहुत बार दिया होता है साल भर में, तो आइडिया रहता है। पर आखिरी में बोर्ड्स के पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा बच्चों से बोलूँगा कि भाई एक काम करो, कम से कम जाने से पहले कम से कम 5 से 10 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। और मॉक टेस्ट देने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपकी तैयारियां पूरी हो गई तो आप अपना नंबर चेक करें, नहीं। आपको आइडिया लगेगा कि आपको आंसर लिखने में कितनी देर लगती है। आपको आइडिया लगेगा कि आप किस टाइम पे एग्जैक्टली पेपर के किस मोमेंट पे खड़े होंगे। आज याद करिए, जब आप 10 बोर्ड का एग्जाम देते थे तो आपको पता रहता था ना कि यार देखो 1 घंटे बाद जब बेल बजेगी या जो भी 1 घंटे का टाइमर होगा, उसके बाद आप 12वें नंबर के क्वेश्चन पे होंगे। फिर 1 घंटे का टाइमर होगा तो आप 22वें नंबर, फिर बड़े बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर शायद 1 घंटे में 3 या 4 ही क्वेश्चन हो पाए एंड के बड़े बड़े वाले। आपको एक टाइमर का आइडिया रहता था ना। बैक ऑफ द माइंड ये टाइमर होना बहुत ज़रूरी है, और ये टाइमर तभी मिलेगा जब आप मॉक टेस्ट दे करके जाएंगे। मैं नहीं कहता कि 10 के 10 मॉक टेस्ट दीजिए या 12 मॉक टेस्ट दीजिए, बट कोशिश करिए मिनिमम 3 से 4 मॉक टेस्ट तो दे के चाहिए। और ये मत सोचिए कि मॉक टेस्ट केवल आपके मार्क्स को बताने के लिए हैं या कितनी अच्छी तैयारी आपकी। ये मॉक टेस्ट आपके टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करेंगे। पता चला आप 1-1 नंबर के क्वेश्चंस में बहुत बहुत देर लगा रहे हैं, और जब आखिरी वक्त आया 3-3 नंबर के लिखने का, 5-5 नंबर का केस स्टडी आया, तो वहाँ पर आपके पास टाइम ही नहीं बचा। तो ये गलती ना करें। टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे जब आप मॉक टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से देंगे। तो बच्चों, इन छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना है। रेशो वाली गलती, ग्राफ वाली गलती, इनकरेक्ट और करेक्ट क्वेश्चन वाली गलती, ये सब सिली मिस्टेक्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे बात करें
प्रेजेंटेशन बेस्ड तो मैं कुछ बातें फिर से बता देता हूँ जो आप ध्यान रखेंगे। पहला, ओवर राइटिंग ना करें, आराम से लिखें, गलतियां ना करें, कम से कम गलतियां करें, कम से कम कटेक्स वटेक्स करें। ऑर्डर में पेपर करें, 1 2 3 4 स्टार्ट कर रहे हैं या पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, मेक एन ऑर्डर, बाद में उसको रैंडमाइज कर सकते हैं, लेकिन शुरू में एक ऑर्डर को मेंटेन करके चलें जिससे जो भी चेक करेगा पेपर उसके लिए आसान रहे। अपने आंसर्स को हाईलाइट ज़रूर करें, लाइक द टॉपर्स, जैसे टॉपर्स हाईलाइट करते हैं उसी तरीके से। और अपने आंसर्स को उतना ही फ्रेम करें जितने नंबर का वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो आंसर को उसी रेंज में फ्रेम करने की कोशिश करें। एंड द लास्ट, प्लीज़ मैनेज योर टाइम, अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करो, वो सीखेंगे आप केवल मॉक टेस्ट की मदद से। बाकी अगर आपको मेरे चैनल्स के साथ जुड़ना है, अगर आपको मेरे और भी अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, t.me टॉप थ्योरी ऑफ फिजिक्स के नाम से, या अनुभव सर नीट फिजिक्स के नाम से आप सर्च करेंगे, 80,000 फॉलोअर्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, तो आप उसके साथ मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। ऑलरेडी हमारे सीरीज़ चल रही हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने कवर कर लिया है, पिछले 5 दिनों में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, और आने वाले हफ्ते के अंदर हम MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर जैसे टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं अपने नीट की जर्नी के लिए आगे फर्दर ऑन, जब आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम से फ्री हो जाएं। लेकिन बिकॉज बोर्ड पेपर आ चुका है, सामने आपके रखा हुआ है, 20 तारीख को पेपर है आपका, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो की मदद से आप लोग को कम से कम 10 से 15 नंबर का फ़ायदा हो जाए। जहाँ हो सकता है आप 2 2 ढाई नंबर फालतू गंवाएं, वहाँ पर आप अपने टाइम को बचा सकते हैं और अपने मार्क्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है किसी भी बैच के अंदर, सो अभी आपको नीट यूजी सब्सक्रिप्शन में 60% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल द नीट यूजी सब्सक्रिप्शंस, और उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कोड, दैट इज़ TOP01। सो TOP01 कोड यूज़ करके आप अभी हमारे क्लासेस ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें डिटेल क्लासेस चाहिए, हमें आपके एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। तो भाई ऑलरेडी हमारे पास लाइव सेशंस हैं, हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप आ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और 60% ऑफ के अंदर आपको पूरा बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप अभी से लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर सकते हो, जो चैप्टर आपके वीक है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में गलती ना करिएगा, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, मार्क्स अच्छे आए आपके, आई विश, बट ये छोटी छोटी गलतियों से इम्प्रूव करके आप 5 से 10 नंबर जरूर बूस्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं अपनी क्लास के अंदर। बाय एंड ऑल द बेस्ट।